एफडीआई का विरोध क्यों? विरोध हर जगह आप देख रहे हैं, लेकिन ये विरोध क्यों? क्या विदेशी दुकान वाकई बदल देगी हिंदुस्तान? यही विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को बुलाया है। शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इस सत्र का संचालन करने के लिए आज तक के डिप्टी एडिटर सुमित अवस्थी हमारे साथ होंगे। सुमित, आपसे अनुरोध है कि आप अपने सत्र के लिए आएं। हमें मालूम है बहुत बहुत ज्यादा हंसा दिया है राजू ने। आप लोग सांस ले लीजिए 2 पल के लिए, क्योंकि उसके बाद हमारा अगला सेशन शुरू होने जा रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे अगले सेशन के 2 खास मेहमानों का। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री अगले सेशन के लिए आ रहे हैं। एफडीआई का विरोध। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगा हमारे देश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी मिसालें इनकी अपनी अपनी पार्टियों में जरूर दी जाती हैं, भले एक दूसरे की पार्टियों में ना दी जाती हो। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री। एक बात जो सबसे पहले कहना चाहूंगा, बातचीत हम लोग करने वाले हैं एफडीआई पर। एफडीआई क्या आने से हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी? क्या एफडीआई की दुकान जब आएगी तो हिंदुस्तान बदलेगा? उसके पहले मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। हुड्डा साहब की पार्टी कांग्रेस सत्ता में है, सब जानते हैं, एफडीआई का समर्थन में है। शिवराज सिंह जी की पार्टी बीजेपी अपोजिशन में है, एफडीआई का विरोध कर रही है। आप लोग अभी 2 दिन तक खूब बहस सुनी और खूब बहस देखी गई, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं और आप सब इस बात को मानेंगे, शिवराज सिंह जी, हुड्डा जी, कि इस देश में विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। और पूंजी ना देशी होती है ना विदेशी होती है, पूंजी चाहिए होती है ताकि विकास को आगे बढ़े। तो क्या हंगामा करने से, मुद्दे खड़े करने से क्या पूंजी मिलेगी? क्या विकास हो पाएगा? या फिर ये जो हवा क्रिएट किया जा रहा है ये गलत है? उसके अलावा भी पूंजी देश से जनरेट हो सकती है, पैसा मिल सकता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आप एफडीआई का साथ देते हैं, और जब आप विरोध में होते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं, तो आप एफडीआई का विरोध करने लगते हैं? और ये दोनों पार्टियों के साथ एग्जाम्पल है। आज जब आप सत्ता में थे दिल्ली में, तब आपकी पार्टी उसके साथ लाने की बातें कर रही थी, और आज जब आप विपक्ष में हैं तो आप विरोध करते हैं। कांग्रेस जब विरोध में थी 2003 के पहले, 4 के पहले, तो आप लोग उसका विरोध करते थे। आज आप सत्ता में हैं तो समर्थन में है। तो क्या है ऐसा कि एफडीआई सत्ता में आते से ही पार्टियां पसंद करती हैं, सत्ता से बाहर जाते से एफडीआई की मुखालफत करती हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर आप सवाल पूछना चाहें, उस पर भी बात होगी। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि मैं शिवराज सिंह चौहान जी से बोलूं कि भाई, आपकी पार्टी क्यों इसकी मुखालफत कर रही है? क्या मध्य प्रदेश के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए? अगर मैं लालू जी की बातों को कोट करूं जो उन्होंने 2 घंटे पहले इसी मंच पर बोली कि इस देश में सैंडल, जूते शोरूम में मिलते हैं, 5 स्टार में बड़े बड़े शोरूम से वहां मिलते हैं, और जो खाने पीने की चीजें हैं, सब्जी, भाजी, मीट, मसाला, ये सब सड़क पर मिलता है। और ये सब चीजें अगर बढ़िया जगह से साफ सुथरा हाइजीनिक तौर पर मिलने लगे तो उससे आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है? शिवराज सिंह चौहान जी। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है कि एनडीए ने सरकार में रहते हुए एफडीआई का समर्थन किया था। चर्चा जरूर हुई थी, एक कमेटी बनी थी एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में, लेकिन कैबिनेट ने कभी भी इसको अप्रूव नहीं किया। आपकी मैनिफेस्टो में था। और ये बात, माफी चाहता हूं, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था एफडीआई की बात। मैं जहां तक एनडीए का सवाल है कि एनडीए ने कैबिनेट में कभी ये फैसला किया हो कि नहीं एफडीआई आना चाहिए, उस पर विचार विमर्श खूब हुआ। और विचार विमर्श एक प्रक्रिया है, अगर कहीं एफडीआई आना चाहिए विषय उठता है तो जाहिर है कि कैबिनेट भी विचार विमर्श करती, कमेटीज बनती, उस पर विचार विमर्श होता है। जहां तक पूंजी का सवाल है, हम में से कोई ये नहीं कहता कि पूंजी नहीं चाहिए। सवाल ये है कि विदेशी पूंजी भी एफडीआई भी अगर चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए?
एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आए, हमें कोई आपत्ति नहीं, रोड्स बने, पोर्ट बने, एयरपोर्ट बने, हम खुद भी चाहते हैं कि आए। लेकिन सवाल रिटेल में एफडीआई का। अब रिटेल में एफडीआई के मामले में आज नहीं, बरसों से हमारे देश में मतभेद रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2007 में यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, प्रधानमंत्री तब भी मनमोहन सिंह जी थे, उनको चिट्ठी लिख के इसका विरोध किया था। मैं ये भी एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि जो स्थायी हमारी समिति है संसद की, जिसमें सभी दलों के सांसद हुआ करते हैं, कांग्रेस के भी संसद सदस्य थे, उसने भी एफडीआई का विरोध किया था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो बहस हुई है संसद के दोनों सदनों में, उसमें भी अब सरकार जैसे तैसे जीत गई वो बात अलग है, नंबर जुटा लिए वो बात अलग है, लेकिन अगर कुल मिला के पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे तो राजनीतिक दल अधिकांश इसके विरोध में है। और विरोध का कारण क्या है? मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि रिटेल सेक्टर हमारे यहां ऐसा है कि जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है। रिटेल सेक्टर ऐसा है हमारे यहां जो जीडीपी में 11% 11% का योगदान करता है। 96% लोग इसमें असंगठित है। ये वो सेक्टर है हमारा कि जिसमें आम आदमी अगर कोई बेरोजगार भी होता है और कहीं कोई काम धंधा नहीं मिलता, वो छोटी सी परचूनी की दुकान लगा लेगा, वो छोटी किराने की दुकान खोल लेगा। यहां तक कि गांव का आदमी भी शहर में आता और कोई काम नहीं मिलता तो हाथ ठेला में सब्जियां रख के 5-10 हजार रुपए लगा के उसको अपनी रोजी रोटी इस रिटेल सेक्टर में मिलती है, खुदरा व्यापार में मिलती है। हम सब ये जानते हैं कि लगभग 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ परिवार इस व्यापार में लगे हुए हैं। अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोग इसी के सहारे पलते हैं, जो खुदरा व्यापार है उसके सहारे। अब अगर इसमें विदेशी पूंजी का निवेश होता है, एफडीआई आती है, तो हमें आशंका है कि ये जो खुदरा व्यापार में लगे हुए लोग हैं, इनके रोजगार धीरे धीरे छिनेंगे। और ये आशंका निर्मूल नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 79 में अमेरिका में इसी रिटेल सेक्टर में रोजगार मिला था 19.5 मिलियन लोगों को, जो 2009 में घट के हो गया 11.5 मिलियन। वहां भी इसका असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा, ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 97% जो रिटेल सेक्टर में जिनका कब्जा है, वो 5% ऐसी कंपनियां हैं जिनका कब्जा है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी 5% कंपनियों का 80% व्यापार पर कब्जा है। और अमेरिका जैसे देशों में भी आप देखेंगे, आप मैनहट्टन में देख लीजिए, आप न्यूयॉर्क में देख लीजिए, जो सिटी गवर्नमेंट है उनने एफडीआई को आने की, बड़ी कंपनियों को आने की अनुमति नहीं दी है। तो जिस चीज को अमेरिका अपने यहां ठीक नहीं समझता, उसको हम ये कहें कि अपने देश में वो ठीक होगी, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि वॉलमार्ट जैसी जो कंपनियां हैं, उनका जो टर्नओवर है 1 साल का, वही टर्नओवर लगभग 21 साढ़े 21 लाख करोड़ है। और हमारे यहां का जो रिटेल में जो व्यापार करते हैं खुदरा व्यापारी, उन सबका टर्नओवर भी जोड़ लिया जाए तो वो टर्नओवर होता है लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए का। हमारे यहां जो एम्प्लॉय है जिनको काम मिलता है, अगर रिटेल सेक्टर में देखेंगे तो लगभग 78,000 रुपए पर एक एम्प्लॉय का टर्नओवर है। और अगर इसमें आप देखेंगे वॉलमार्ट जैसी कंपनियों में, तो वहां तो लगभग 76 लाख रुपए के आसपास ही जाता है। तो जब इतनी ये दृश्य हम देखते हैं तो हमको लगता है कि जब इस सेक्टर में एफडीआई आएगी तो धीरे धीरे जो छोटे व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, जो छोटी पूंजी से अपना काम चलाते हैं, उनका रोजगार धीरे धीरे छिनेगा और एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। अगर वॉलमार्ट आएगी तो एक आमतौर पर मैंने तो देखा कि बड़े अगर कोई माल खोल जाएं तो आसपास के लोग फिर उनमें जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल जैसा हो जाता है। और इसलिए आशंका ये है कि इससे रोजगार के अवसर छिनेंगे। सवाल और बात उठाई जाती है बिचौलिए दूर हो जाएंगे। बिचौलिए कौन है? मैं तो ये सवाल देश से करना चाहता हूं कि छोटे व्यापारी दिनों रात मेहनत करके खून और पसीने लगा के कमाने वाले सब बिचौलिए हैं। इन सब बिचौलियों को क्या हम हटाना चाहते हैं? अगर हम हटाना चाहते हैं तो ये जाएंगे कहां? इनको काम कहां मिलेगा? इनको रोजगार कहां मिलेगा? और इसलिए मैं ये मानता हूं कि खुदरा व्यापारियों को इससे बड़ा नुकसान है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फायदा इससे किसी को नहीं है। मैं लंबी बहस, मैं अब फायदे की आपने क्योंकि जिक्र कर दिया है कि फायदा किसी को नहीं है, मेरे ख्याल से हुड्डा साहब से हम जब बात करेंगे तो वो फायदे भी गिनाएंगे कि एफडीआई से क्या क्या फायदे हैं। हुड्डा साहब, हम चाहेंगे आप समझाएं इस ऑडियंस को, इस देश को, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कि एफडीआई से क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान है। जो बात शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे, आपके बाईं ओर माइक रखा है सर, ये वॉलमार्ट या अग्रवाल मार्ट, किस चीज की देश को जरूरत है?
ऐसा है जो शिवराज जी ने कहा कि एफडीआई का विरोध नहीं है इनका है एफडीआई का रिटेल में विरोध। रिटेल में एफडीआई तो इन्हीं की सरकार के समय में हुआ, चाहे टेलीकम्युनिकेशन में हुआ, और कितने ही ऐसे विषय हैं जो एफडीआई के लिए दरवाजा इन्होंने खोला। तो आज ये क्यों विरोध कर रहे हैं? ये एक राजनीतिक बात है, व्यवहारिक या अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं। कोई भी अगर नीति सरकार कोई अपनाती है तो उसका देखा जाता है, खासतौर पर जो रिटेल एफडीआई की बात है कि मैं एक किसान का बेटा हूं। पहले मैं किसान की बात करूंगा कि उत्पादक का फायदा किस चीज में है, दूसरा जो एंड यूजर है उपभोक्ता का फायदा किस चीज में। दो ये हैं, जो एक पैदा करता है दिन रात 24 घंटे मेहनत करके किसी प्रोडक्ट को, और एक जो इस्तेमाल करता है जिसके लिए आप रिटेल में खरीदते हैं। तो ये ऐसी एफडीआई जो है रिटेल का, ये विन विन फॉर ऑल है। उत्पादक के लिए भी लाभदायक है और जो उपभोक्ता है उसके लिए भी ये लाभदायक है, और देश के लिए भी लाभदायक है। क्योंकि आज आप देखते हैं ये जो एफडीआई लेके आ रहे हैं रिटेल में, ये कोई ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे देश तो ऐसे हैं दुनिया में जहां 100% एफडीआई है। अब ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कही है, अब इतना असर पड़ेगा। चीन जैसे देश में ये 100% एफडीआई है रिटेल में। आपके इंडोनेशिया में है, कितने ही मैं देश गिना सकता हूं जहां 100% वो है, वहां कोई अंतर नहीं पड़ा है बेरोजगारी पे। इसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, बल्कि लाभ इसका, एक तो जितने हमारे किसान जो फल और सब्जियां पैदा करते हैं वो 30% से ज्यादा, 30 से 40% वो खराब हो जाते हैं वहां तक आते। जो ये कंट्रोल्ड एफडीआई जो लेके आ रहे हैं रिटेल में, कंट्रोल्ड का मतलब ये है जो भी एफडीआई आएगी, जितनी पूंजी आएगी बाहर से, उसका 50% पैसा जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो कोल्ड चेन है, चाहे कोल्ड स्टोरेज है या लॉजिस्टिक है। तो वो वहाँ लोगों को इस बात से राहत मिलेगी, उत्पादक को उचित भाव मिलेगा और क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और जो उपभोक्ता है उसको सस्ता मिलेगा, नुकसान किसी का नहीं। आप ये देखते हैं कि किसी भी देश में, इंडोनेशिया में लगाओ, सिंगापुर में लगाओ, इतने बड़े बड़े वो हैं एफडीआई हैं, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनको नुकसान नहीं है। आज क्या है, आज 2 रुपए किसान को भाव मिलता है अपना आलू, जब उसका निकलता है तो मान लो उसको 2 रुपए मिलता है, और उपभोक्ता को कितने का मिलता है? आज मेरे ख्याल में 25 रुपए किलो आलू होगा, 22 रुपए होगा, 25 रुपए होगा, कोई प्रोपोर्शन नहीं। जितना उपभोक्ता और उत्पादक में अंतर है, उत्पादक को कुल 17% उसकी कीमत मिलती है जितना उपभोक्ता को आप देते हैं। तो उसको कैसे कम किया जाए? और ये भी गलत है कि एफडीआई आने से जो है कम से कम रोजगार जो है, करोड़ों रोजगार जो है यहाँ लोगों को मिलेंगे। आज कृषि की जो जोत है वो छोटी होती जा रही है। मैं तो अपने प्रदेश की बात करता हूं, मैं इसी वास्ते इसका समर्थक हूं कि आज आपकी कंट्रोल्ड एफडीआई आ रही है। एक तो आपने ये लगा दिया भाई 10 लाख की पॉपुलेशन होगी शहर में, वहां पर होगा 50% रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना पड़ेगा। तो आज जो गैप है, जो जिसको आप जैसे कह सकते हैं कि जब कृषि के लिए हम कई दफा कहते हैं गैप बिटवीन लैब टू लैंड, अब जो है लैंड टू जो आपका कंज्यूमर तक का गैप है, प्रोड्यूसर से जो कंज्यूमर तक का गैप है, वो इसमें कम होगा और उचित दोनों को भाव रहेगा। इट इज विन विन फॉर ऑल, रोजगार भी पैदा होंगे, तो किसी भी उससे नहीं। हाँ, इनका राजनीतिक स्टैंड है, राजनीतिक स्टैंड है। जब ये इनकी सरकार थी, एफडीआई को इन्होंने सपोर्ट किया, आज विरोध कर रहे हैं, और बहुत सारे दल हैं जो विरोध भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये ऐसी, क्योंकि अभी इसको तह से, गहराई से आप समझेंगे तो एक दूसरा जो सबसे बड़ा जो आज मुद्दा है, अब ठीक है शिवराज जी हैं, इनको अगर ये समझते हैं कि इनके किसान के और उपभोक्ता के हित में नहीं है ये बात, तो ये नहीं लागू करें। मैं समझता हूं मेरे किसान के हित में है,
मेरे उपभोक्ता के हित में मैं अपने प्रदेश में लागू करूंगा। ये सवाल में शिवराज जी आपसे पूछना चाहूंगा। फेडरल गवर्नमेंट है, ये आजादी दी है सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें ये आजादी राज्यों को दी है। क्या अगर आपको अपने राज्य में नहीं लागू करना है तो आप मत लागू करिए, पर इसका विरोध पूरे देश में करना, पूरे देश के लिए मुखालफत करना, शिवराज सिंह चौहान मना कर दे, नरेंद्र मोदी मना कर दे, रमन सिंह मना कर दे, समझ में आता है। पर दिल्ली में जब बैठ के लोग विरोध करते हैं तब कहीं ना कहीं जो बात हुड्डा साहब कहते हैं, लगता है कि राजनीति ज्यादा है। देखिए, मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि एफडीआई जैसा मामला रिटेल के सेक्टर में लाना, ये विषय केंद्र का विषय है। फैसला केंद्र को करना चाहिए, राष्ट्रीय सहमति बना के करना चाहिए। ये किसी राज्य के रहमो करम पे हम नहीं छोड़ सकते कि करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। दूसरी बात यह है कि विरोध राजनीतिक राष्ट्रीय सहमति तो बनी हुई ना चौहान साहब, कोशिश की सरकार ने, कई दिनों से कोशिश चल रही है। मैं जब कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि जब आप ही के साथी है, माफी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ, आप ही की साथी सरकार है पंजाब में, वहां के मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले चिट्ठी लिखकर इसका समर्थन किया और आज वो मुखालफत में वोट कर रहे हैं। देखिए, आज जो स्थिति है वो सबके सामने है। मैं ये कहता हूं कि सरकार को आम सहमति बना के तय करना चाहिए, और आम सहमति नहीं बनी तो इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीजें माननीय हुड्डा जी ने कही है, एक ये बात कही है कि किसानों को इससे बड़ा फायदा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और मैं इसलिए नहीं रखता कि केवल बालमार्ट जैसी कंपनी आ जाने से हमारा किसान एकदम प्रगति के पथ पे आगे बढ़ जाएगा, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। अगर इस तरह की कंपनियां आएंगी तो वो एक खास बीज बोने का कहेगी, खास खाद डालने का कहेगी, अलग तरह की क्वालिटी पैदा करो, अगर उसमें जरा सी भी कमी रह गई तो नहीं खरीदेंगे, वापस ले जाओ, इस तरह की कई चीजें आएंगी। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इनके आने से किसान को बहुत बड़ा लाभ होता तो अमेरिका और यूरोप में $400 बिलियन सब्सिडी किसान को वहां की सरकारें देती है। 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन वहां के किसानों को सब्सिडी दी जाती है। अगर एफडीआई के आने से रिटेल में स्थिति किसानों की इतनी मजबूत होती तो वहां का किसान मजबूत क्यों नहीं हुआ? अगर किसान की स्थिति सुधारना है तो हमारी सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा। खाद के दाम बढ़ा के किसानों की हालत नहीं सुधर सकती, डीजल के दाम बढ़ के किसानों की हालत नहीं सुधर सकती। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मैं कहना चाहता हूं 0% ब्याज पे हम किसान को कर्जा देते हैं। 100 रुपया कुंटल गेहूं हरियाणा भी खूब पैदा करता है, पंजाब भी खूब पैदा करता है, लेकिन अब हम दोनों से टक्कर ले रहे हैं। हम 100 रुपया कुंटल गेहूं पे बोनस देने का काम करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इससे किसान को लाभ होता है, ये बात केवल काल्पनिक है, कही जाती है, जो तर्क देते हैं वो। दूसरी चीज जो ये कही जाती है कि बड़ा वेस्टेज होता है, चीजें सड़ जाती है, गल जाती है, 30% 25%, ये बिल्कुल गलत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने, श्री शरद पवार जी ने इसी लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि जो वेस्टेज होता है ये 5 से लेकर 7% मैक्सिमम होता है। सब्जियों में भी 6 और फलों में 6.8% की उन्होंने बात की थी। तो ये तर्क भी ठीक नहीं है कि सड़ जाती है, गल जाती है, इसके लिए दिक्कत होती है, इसलिए आना चाहिए। उपभोक्ता की बात कही जाती है, मैं मानता हूं कि जब खुला बाजार होता है, व्यापक बाजार होता है, अब हमारे देश की अलग परिस्थितियां हैं, मैं दूसरे देशों की बात नहीं करता, मध्य प्रदेश की खास अलग परिस्थितियां, हरियाणा की थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि हरियाणा पहले से विकसित राज्य है। 1 मिनट केवल, हरियाणा पहले से विकसित राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, इसी वास्ते जो मैं निवेदन करता हूं, मैं बीच में जब हुड्डा जी बोले मैं बिल्कुल नहीं बोला, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम पड़ोसी भी रहे, मित्र भी हैं, और आप ये मत समझना लड़ने बिल्कुल नहीं आए, हम बड़े गहरे मित्र हैं। लेकिन मैं केवल अपनी बात कहना चाह रहा था कि जब विस्तृत बाजार होता है, आपके पास चॉइस ज्यादा होती है। अब हमारे यहाँ तो सब्जी बाजार अलग, सराफा बाजार अलग, कसेरा बाजार अलग। आज भी सब्जी खरीदने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जाते हैं तो 10 दुकान पे देखते हैं अच्छा बैगन है कि नहीं, कीमत क्या है, मोल भाव करते हैं, जहां पसंद होता है वहां से खरीद लेते हैं। ये स्वतंत्रता आप जब इस तरह की कंपनियां जाएंगी वहां नहीं है। बाजार में अगर चॉइस ज्यादा होती है तो उपभोक्ता के हित में वो ज्यादा होता है, बजाय इसके कि आप एक स्टोर में जाइए और खरीद लीजिए। ठीक, अब हम हुड्डा जी की बात सुन लेते हैं। ऐसा है, शिवराज जी ने जो बात कही कि अमेरिका के और हिंदुस्तान के किसानों की तुलना करी और वहां कहीं ये सब्सिडी मिलती है, यहाँ हिंदुस्तान के किसान को तो पहले ही नेगेटिव सब्सिडी है, और अमेरिका में तो केवल 2% जो है वो खेती पर निर्भर है पॉपुलेशन। हमारी तो 60% जो है कृषि पर निर्भर है, हमारा मुख्य धंधा कृषि है। अगर किसान कोई लाभ नहीं होगा, उसको उचित दाम नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए, तो हम कहाँ खड़े होंगे। और सवाल इस बात का जो आपने कहा कि भाई आपकी अलग परिस्थिति हो सकती है, हरियाणा की अलग परिस्थिति होती है, इस बात से मैं सहमत हूं। और यही बात सोच के तो सब पे स्टेटों पे छोड़ा है भाई, जिसको अपना लाभ दिखता हो अपने किसान का, उत्पादक का, उपभोक्ता का, वो प्रदेश लागू कर दे। इसमें पूरे देश में विरोध करने की क्या बात हुई है? विरोध के लिए विरोध करना आप लेके आए। आज क्या एफडीआई
आने से, रिटेल में एफडीआई आने से क्या अंतर होगा? आज भी तो जो ये हमारी देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो रिलायंस है, चाहे आदित्य बिरला की कंपनी है, क्या नाम है उसका, वो है, या और कितने ही ऐसी कंपनियां हैं जिनके बड़े बड़े स्टोर खुले हुए हैं। और ये तो जो एफडीआई लागू करेंगे 10 लाख की पॉपुलेशन में, लेकिन मान लो जो मेरा शहर है रोहतक में, उसमें सबने खोले हुए हैं स्टोर में, तो उनका क्या किराना के वो काम नहीं चल रहे हैं? रेडी पे जो सब्जी बेचता है वो सब्जी नहीं बेच रहा, क्या वो बेच रहे हैं? उनको अच्छा लाभ हो रहा है, लेकिन उनको भी नुकसान इस बात का हो रहा है कि वो 2 रुपए का लेके आएंगे और तो बेचारे 3 रुपए का बेचेंगे। बात तो यही है कि किसान को तो कम भाव मिलता है और उपभोक्ता जो फिर बाद में जो आपका कंज्यूमर है उसको 6 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम्स बहुत भारी गैप है। ये मैं चीज पूछना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान जी से, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में। वैसा माना जाता है कि जो बनिया कम्युनिटी है वो बीजेपी की वोटर है, जो गरीब तबका किसान, क्योंकि किसान की कर्ज माफी की कांग्रेस ने और कांग्रेस दोबारा जीत के आई 2009 में, यूपीए जीत के आई। आपने ये बात कही 2004 के पहले आपकी पार्टी ने कि आप एफडीआई रिटेल में लेके आएंगे, आप लोग चुनाव हार गए। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। क्या ये जो सेकंड थॉट है जो आप लोगों ने मना किया रिटेल में एफडीआई का, इसीलिए क्योंकि आपका अपना वोट बैंक इससे दूर जा रहा था? जिस 20 करोड़ लोगों की बात सुषमा जी ने की लोकसभा में, 4 करोड़ जो सीधे व्यापारी हैं और उनके 5-5 लोग परिवार से जोड़ लिया तो करीब 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पे सवाल है। क्या सिर्फ अपने वोट बैंक का ये चिंता है? जी, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब भारतवासी ये भेदभाव करके मत बांटिए। और मैं ये मानता हूं कि देश को इससे बहुत नुकसान पहुंचा। आप मध्य प्रदेश में मेरे साथ आके देखिए, हमारे साथ गरीब खड़ा है, हमारे साथ किसान खड़ा है, शहरों से ज्यादा वोट हमको गांव में मिलते हैं। ये वोट का सवाल नहीं है और ना वोट के आधार पर इसको देखा जाना चाहिए। हमारे देश में दिक्कत ये हो गई कि हर चीज को वोट के नजरिए से हम देखने लगते हैं। सवाल वोट का नहीं है, सवाल ये है कि समाज के सब वर्गों का हित कैसे सधे। सवाल ये है कि बिना नुकसान हुए हम देश के किसी तबके को, खास तबके को, हम देश की प्रगति और विकास कैसे करें। मैंने किसानों के मामले में भी बात कही, मैंने उपभोक्ता के मामले में भी बात कही। अब किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो $5 में जो जूता बनता होगा, जिसकी लागत आती होगी, वो अगर इन स्टोर्स में आप बड़े में चले जाएं तो $150 में वो बेचने का काम करते हैं। रिटेल में जो काम करते हैं वो इतना बड़ा मुनाफा नहीं कमाते जितने बड़े कंपनी वाले कमाते। इसलिए कहना ठीक नहीं कि उपभोक्ता को सस्ता भाव मिलेगा। क्या इस बात का डर है बीजेपी को या आपको, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, विरोधी पार्टी का मुख्यमंत्री होने के नाते, कि आपका अपना जो कंज्यूमर है, आपका अपना जो किसान है, वो आपके अपने राज्य में अपना सामान ना बेचकर या खरीद कर पड़ोसी राज्य को बेच देगा, खरीद लेगा? इसीलिए आपको डर है कि अगर आप अपने लागू नहीं करेंगे, और आप इसीलिए आम सहमति की बात कर रहे हैं कि आपका किसान जो है अपना सामान राजस्थान में जाके बेच देगा? हमारा किसान तो कहीं सामान बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे किसान का ज्यादातर सामान तो ये भी गेहूं खरीदते हैं, हम 100 रुपया कुंटल गेहूं ज्यादा देकर खरीदते हैं। किसान के हितों की रक्षा में हमारी सरकार प्रदेश की सक्षम है, समर्थ है। लेकिन मैं जो विरोध कर रहा हूं, या भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, वो स्टैंड राजनीतिक नहीं है, वो तथ्यों के आधार पर है, वो वास्तविकताओं के आधार पर है। और मैंने वो तर्क सारे रखे, मैं उनको और भी दोहरा सकता हूं। कोल्ड स्टोरेज की चेन की अगर हम बात करें तो उनके आते ही कोल्ड स्टोरेज की चेन बन जाएगी, तो सरकार किस नाम की चीज है? मध्य प्रदेश में पिछले साल हमने 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, हमारे पास वेयर हाउस नहीं थे। इस साल हमने वेयर हाउस की चेन खड़ी कर दी, उसमें निजी निवेशकों को भी हम लेके आए। और इसलिए मैं फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तथ्यों पर आधारित है, तर्कों पर आधारित है, और हम देश के व्यापक हित में जो देख रहे हैं उसके मुताबिक अपना पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। मैं आपका इस बात से, क्योंकि मैंने आपसे 2 सवाल किए, तो एक सवाल आपसे पूछूंगा जो बात शिवराज सिंह जी ने की, जो 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पे सवाल खड़ी हो रही है, जो लोग छोटे व्यापारी हैं, जो लोग रोजी रोटी चलाते हैं रिटेल के जरिए, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को उनकी चिंता होनी चाहिए? 20 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, ये जैसे मैंने कहा, ये राजनीतिक बात करें, किसी के भी उसको खतरा नहीं है। व्यापारी है, व्यापार अपना कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई नुकसान करने नहीं जा रही है ये एफडीआई। आज भी तो इंडियन कंपनी, अंतर क्या है, इंडियन कंपनी है, वो बड़े बड़े स्टोर खोले हुए हैं, और यही है ना, बाहर से पूंजी लगेगी और कंट्रोल लगेगी, उसमें 50% जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना, लगाना पड़ेगा, ताकि जो जैसे वेस्टेज, अब ये नहीं मानते हैं, मैं तो किसान का बेटा हूं, पैदा करता हूं, सब्जी फल सब पैदा करता हूं, कि 30 से 40% वेस्ट होता ही होता है, और किसान को नुकसान होता है और किसी को नुकसान नहीं होता। तो किसी व्यापारी को
या किसान को या कंज्यूमर को, किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, विन विन है। और देश में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और देश विकसित होगा। देश को लाभ है हर हिसाब से। बिल्कुल, आप लोगों ने अपनी बात की। अब मैं इस फोरम को खोलना चाहूंगा और हम चाहेंगे कि कुछ सवाल हम अपने ऑडियंस से भी लें और क्या कि जिसके मन में जो जिज्ञासा है वो दूर हो सके। मैं आपको बोलूंगा एक माइक यहाँ पहुंचाइए आगे, हमारे डेलीगेट हैं। मैं चाहूंगा आप अलका लांबा जी हैं, लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। अलका लांबा जी। शिवराज जी नमस्कार, मेरा नाम अलका लांबा है। शिवराज जी, आपने जैसे कहा कि आपके एक मैनिफेस्टो में एफडीआई का जिक्र किया गया था। मैनिफेस्टो आपके बड़े लीडर ही बनाते हैं, वही लोग चुनाव में जाते हैं, वही जीतते हैं और वही फिर कैबिनेट में भी बैठते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि कैबिनेट का फैसला है कि एफडीआई लागू नहीं किया जाएगा। तो ये लगता नहीं कि दो लोगों के साथ एक धोखा है कि मैनिफेस्टो में जो कहा जाता है उस पर जीत के आने के बाद ये बात। दूसरी बात, हुड्डा जी उसको लागू करना चाहते हैं। मैं आपसे एक शब्द हाँ या ना में जानना चाहूंगी। हुड्डा जी उसे लागू करते हैं, उसमें कामयाबी मिलती है, बहुत से युवाओं को रोजगार मिलता है। उसके बाद क्या आप भी इसे सही मानते हुए अपने राज्य में लागू करेंगे उसके बाद, या उसके बाद भी आप नहीं करेंगे क्योंकि विरोधी एक कारण है? मैं पक्ष और विरोध की बात नहीं करता। मेरा साफ ये कहना है कि जब कैबिनेट ने विचार किया इस पे, तो एक कमेटी बनाई, कैबिनेट ने अंतिम रूप से इस पर फैसला नहीं लिया क्योंकि कई तथ्य ऐसे आए जिनके कारण एफडीआई रिटेल में, मैं रिटेल की बात कर रहा हूं, एफडीआई के विरोध। मैनिफेस्टो में अगर एफडीआई लाने की बात कही गई है तो उसके हम विरोध ही नहीं है। मैं बार बार साफ करना चाहता हूं, केवल रिटेल में एफडीआई की मैं बात कर रहा हूं, बाकी एफडीआई की बात नहीं कर रहा। और जब उपयुक्त नहीं माना तो हमने उस समय लागू नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मैंने जो बात कही है वो अपने अनुभव के आधार पर, तथ्यों, दुनिया भर में जो कुछ हुआ उन तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात कही है। मैं अब आज भी इस बात पर दृढ़ हूं कि इससे देश के व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान है, किसान को लाभ नहीं है। किसान को अगर हमको खेती को लाभ का धंधा बनाना तो उसके अनेकों उपाय हैं जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमने किए। बिजली ठीक देनी पड़ेगी, सिंचाई की ठीक व्यवस्था करनी पड़ेगी, 17 दूसरी चीजें हैं, उसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस चीज पर मैं दृढ़ हूं कि उससे लाभ नहीं है और उस पर मैं आज भी दृढ़ हूं। मुझे तो ये विश्वास है कि वो कामयाब नहीं होंगे, कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। अलका जी का सवाल हो, माइक में चाहूंगा कि वहाँ पीछे ऐसा है, सज्जन के पास पहुंचा दिया। मैं कहना चाहूंगा, ये जो बात कही अलका जी ने कि मेरा खुद ये मानना है और ये मेरा तजुर्बा है कि जब भी कोई ऐसी नई चीज आती है, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ समर्थन करते हैं। और मेरा हरियाणा का तजुर्बा ये है, जब यहाँ फैसला किया कि मारुति की गाड़ी की यहां लगे, तो ये कहने लगे, आपकी पार्टी में भी कहने लगे और बहुत कहने लगे, तो ये हमारा देश इतने साल अंग्रेजों का गुलाम रहा और ये मारुति ला रहे हैं, अब जापान का गुलाम बन जाएगा। आज मेरे को समझ में नहीं आता, शिवराज जी भी कहते हैं मेरे यहाँ मारुति की फैक्ट्री लगा दो, नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं मेरे यहाँ फैक्ट्री लगा दो मारुति की। तो यही बात एफडीआई के साथ होने जा रही है। हरियाणा में मैं लागू करके बताऊंगा, फिर आप देखेंगे साल में 2 साल में फायदा होगा, जरूर वहां लागू करेंगे। अच्छा, मैं रिटेल में एफडीआई लाए बिना मध्य प्रदेश को बदल के दिखाऊंगा, पूरा दुनिया देख ले उसमें। दोनों आदमी एक ही बार चुनाव जीत चुके हैं, डबल टर्म, सेकंड टर्म सर्व कर रहे हैं, अपने आप में अनोखी बात है। जी, आप सवाल पूछ रहे थे। आदरणीय हुड्डा जी से मेरा सवाल है, मैं झांसी से सैयद शहंशाह हैदर आबदी। वॉलमार्ट हिंदुस्तान में चैरिटी करने आ रहा है या बिजनेस करने आ रहा है? देखो, कोई चैरिटी करने नहीं आता। चैरिटी कोई हिंदुस्तान में कोई जो है, कुछ जो एनजीओ हैं, कोई है, चैरिटी एक अलग बात है। जो व्यवसाय के व्यापारी संगठन होते हैं, कोई चैरिटी करने नहीं आता। लेकिन हमारे को क्या सूट करता है, हमारे को क्या सूट करता है, विन विन फॉर ऑल। हमारे किसान को क्या फायदा है, हमारे उपभोक्ता को क्या फायदा है, देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ये मारुति क्या चैरिटी करने आई थी? मारुति चैरिटी करने थोड़ा ही आई थी। कौन सी ऐसी बताएं आप, कौन चैरिटी जो आज खुले हुए हैं, चाहे वो रिलायंस का है, चाहे आदित्य बिरला जी का है, किसी का भी है, कोई चैरिटी के लिए आए हैं। लेकिन क्योंकि ये जो है एफडीआई जो इसमें जो कंडीशन लगाई है, कंडीशनल एफडीआई है कि 50% आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोल्ड स्टेज में, कोल्ड चेन में, लॉजिस्टिक में, इनमें लगाना पड़ेगा। ये लाभदायक है आम किसान के लिए, उत्पादक के लिए, और उचित भाव मिलेगा। और हमारी जो वेस्टेज होती है, खास तौर पे सब्जी और फ्रूटों की, उसकी बचत होगी। चलिए, एक सवाल मैं अपने सामने से, एक किसान नेता मेरे सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्लीज माइक पहुंचा दिया जाए।
सर माइक आ रहा है, 1 सेकंड वेट करिए बस। अपना परिचय दीजिएगा और फिर सवाल कर सकते हैं। मैं युद्धवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूं। पहले तो मैं शिवराज पाटिल जी से ही पूछना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, सॉरी, चौहान साहब, 1991 से लेके और आज तक 6 साल आपके हाथ में भी सत्ता रही। जो उदारीकरण का दौर शुरू हुआ उसमें कॉमा और फुल स्टॉप में कोई परिवर्तन आपके 6 साल के दौर में हुआ नहीं। ये पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि एफडीआई पे चर्चा आपके समय में शुरू हुई थी। आपने चिंता जताई कि खुदरा व्यापार पे इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा किसान मध्य प्रदेश में हैं, अगर प्रतिशत लगाई जाए तो। सवाल जरा जल्दी पूछ लें और लोगों को मौका मिल जाएगा। अगर आप मुझे कहने देंगे तो मैं कहूंगा, मेरा ऐसा सवाल नहीं है। मुझे सवाल इंसिस्ट करेंगे आप, सवाल जल्दी, वो बात हो नहीं पाएगी उस तरह से। आपके यहाँ किसान हैं और अगर मेरा ये मानना, मैं हुड्डा जी से भी सहमत नहीं हूं। हुड्डा जी, किसान कैसे बचेगा? किसान को तो भेड़िए के सामने से निकाल के शेर के सामने डाला जा रहा, कैसे बचेगा? आप उसकी स्टडी क्या है? सरकार की गाइडलाइंस क्या है? उपभोक्ता को सस्ता कैसे मिलेगा? उस एग्रीमेंट में कहां लिखा है? ठीक है, किसान को मैं समझ गया। मैं ये मंच, माफी, युद्धवीर सिंह जी माफी चाहता हूं। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं, बहुत हम्बली आपसे बोलता हूं कि आप अपनी सीट पर बैठे। हुड्डा साहब जवाब दीजिए। ये जो है, किसान को जो भी कॉम्पिटिटिव होगा, आज किसान का क्या है? आज किसान को अगर आज सरकार ये फैसला कर दे कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, तो किसान कहां खड़ा होगा? जिनकी ये बात कर रहे हैं, आज नुकसान किसको होगा? मैं बताता हूं, एफडीआई से कुछ नुकसान किसको होगा? इट इज विन विन फॉर ऑल एक्सेप्ट वन, विच इज दैट क्लास? ओनली जमाखोर। आज हिंदुस्तान में कोई 5,500 के करीब ऐसी वो हैं जमाखोर, जो भी चाहे सब्जी हो कोई हो, वो जमाखोरी करने की स्थिति में है। वो जमाखोरी करते हैं और किसान से सस्ता खरीदते हैं और उपभोक्ता महंगा बिकते हैं। तो 5,500 लोगों के नुकसान के लिए सारे देश के किसान या कंज्यूमर सफर नहीं कर सकते। उसके ऊपर चेक लगेगा। और किसान को किसान कोई बेवकूफ है क्या? किसान बहुत समझदार है। जहां उसको अच्छा भाव मिलेगा, अगर यहाँ वॉलमार्ट अच्छा भाव देगा उसको देगा, और कोई अच्छा भाव देगा उसको देगा। किसान समझदार है, वो समझता है इस बात को। लेकिन जब तक कंपटीशन ही नहीं होगा, एक दूसरे का मुकाबला नहीं होगा, तो उचित भाव कभी भी किसी भी मार्केट में नहीं मिल सकता। तो उसको एक मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मैं समझता हूं किसान के हित में है ये। मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे हाथ हैं पीछे जो उठ रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हमको ये सेशन को यहीं समाप्त करना होगा। मैं माफी चाहता हूं, आगे बहुत सारे सेशंस और बाकी हैं। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े आके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक टोकन ऑफ थैंक्स है, हम चाहेंगे आप स्टेज पे रहें थोड़ी देर के लिए। आपको नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूंगा कि शिवराज जी मेरे पड़ोसी रहे हैं और आपने इनको मेरे को मिला दिया बहुत दिन के बाद। कभी कभी एयरपोर्ट पे मिलते हैं, लेकिन हम साथ वाले मकान में रहे। पहले तो कई दफा मिलते थे। बिल्कुल, मैं बताता हूं, तो हम मिले हुए हैं। कम से कम दिल्ली आओ, जब मिल लिया करो। मैं बताता हूं, दोनों अड़ोसी पड़ोसी थे। पहले हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ दिनों के बाद शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री बने। तो हम लोगों ने वो स्टोरी भी की कि ये मुख्यमंत्री रोड इसका नाम रख देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी, धन्यवाद हुड्डा जी। आप 2 पल के लिए ठहरिए स्टेज पे, क्योंकि हम स्टेज पर बुलाना चाहते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरमैन अनिल मेहरा जी को। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। हम तालियां बजा दी जाए, मेहमान है। Thank you, sir. Thank you so much.